हेलो फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करने वाले हैं। इसमें बताया जाएगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट आईएएस और आईआरसी कोड्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि अगर आपको बेहतर सिविल इंजीनियर बनना है, और वो भी स्पेशली हाईवे, मेट्रो, टनल, रेलवे के भी प्रोजेक्ट्स पे इवन, तो आपको ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेंगे। स्पेशली ये वीडियो जो है हाईवे इंजीनियर्स को देखते हुए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बट इनकी जो एप्लीकेशन है वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, टनल प्रोजेक्ट्स में वहाँ भी यूज़ होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किया हुआ है जियो टेक्निकल स्ट्रीम में, और मैं एज अ जियो टेक्निकल एक्सपर्ट ही वर्क कर रहा हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है जो आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है इस पूरी वीडियो में डिस्कशन पॉइंट ये है कि जितने भी तरीके के जो इम्पोर्टेंट इंजीनियर्स होते हैं, किसी कंसल्टेंट कंपनी में भी हो सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी हो सकते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, और एक होती है सिविल इंजीनियरिंग की पूरी एग्जीक्यूशन वाली कंपनी, जैसे एल&टी होगी, ठीक है, मोंटी कार्लो होगी, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, आईआरबी इंफ्रा होगी, ठीक है। और जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती है वो एमएनसी कंपनीज भी हो सकती है, जैसे कि जैकॉब्स होगी, ठीक है, या फिर रेम्बोल होगी, ठीक है। ये बड़े नाम हैं। इसके अलावा दोस्तों कई और कंपनीज हैं जो एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग मेजर सिटीज़ में, टाउन्स में। तो वो क्या है, डिज़ाइन करने का काम करते हैं कंसल्टेंट, वो प्लानिंग करने का काम करते हैं। तो उस पूरे प्रोसीजर में भी दोस्तों इन्हीं सब कोड्स की ज़रूरत होती है, और इनकी नॉलेज, इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होना एक बेहतर सिविल इंजीनियर बनाता है। अब चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग साइड का इंजीनियर हो, या हाईवे साइड का इंजीनियर हो, जियो टेक्निकल, टनल, हाइड्रोलिक्स या मटेरियल इंजीनियर हो, या किसी और अदर काइंड ऑफ इंजीनियर हो। लाइक प्लानिंग इंजीनियर्स की भी प्रोफाइल होती है, बिल्डिंग इंजीनियर्स की भी प्रोफाइल होती है। जिसको अच्छी समझ होती है ना, वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ काम करता है उसको, और अपने जीवन का पाथ जो होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग के जो पूरी टोटल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी अच्छा बनाता है। और भविष्य में जो आज 25 साल का युवा होगा, अगर वो शुरुआत करेगा, तो भविष्य में 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आईएएस और आईआरसी कोड्स की बात की गई है, और यहाँ पे बताया गया है कि देखिए स्ट्रक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर वो हाईवे और ब्रिजेस के क्षेत्र में काम कर रहा होगा कोई इंजीनियर, तो उसको जो है स्ट्रक्चर में आईआरसी 6 हो गया, आईआरसी 112 हो गया, ठीक है, इन कोड्स को बहुत डीप अच्छे से पढ़ना होता है। और इसी के बेसिस पे इसकी पूरी एक्सेल शीट में फाइल्स बनती है, उसके बिहाफ पे रिपोर्ट्स बनती है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, स्टेड प्रो होता है, ठीक है। स्टेड जो है प्रो जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इस पे जो है एनालिसिस करना जो होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को, वो इन कोड्स की अंडरस्टैंडिंग्स के बाद में आता है। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा आगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि आईआरसी 6, आईआरसी 112, आईआरसी कोड 13 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल ब्रिजेस के लिए कोड होता है आईआरसी 13, ठीक है। आईआरसी 6 लोड कॉम्बिनेशन के लिए होता है, जैसे कि लोड होता है, डेड लोड, लाइव लोड की कैलकुलेशन करना कहाँ से करोगे, ब्रिज के केस में। तो ब्रिज एक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ब्रिज हो गया, या कोई चीज़ होता कंपोनेंट जिसके डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। इसी तरह से रियल इस्टेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे अलग तरीके के कोड्स चलते हैं, ठीक है। और ये चूंकि मोस्टली ये वीडियो डील करने वाली है हाईवे, मेट्रो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स और टनल्स के प्रोजेक्ट्स से डील करने वाली है, तो वहाँ पे जो इंडियन रोड कांग्रेस है, आईआरसी का मतलब ही ये होता है इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। और इसके अलावा आईएएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन रोड कांग्रेस होते हैं, इनके कोड्स होते हैं। कोड में जो है
प्रोसीजर लिखा होता है कि भाई किस तरीके से आपको काम को एग्जीक्यूट करना है या किस तरह से काम होगा, इसके बारे में बताया होता है। उसकी पूरी स्टडी होती है, पूरी उसकी जो है पॉइंट्स लिखे रहते हैं, जिसके बिहाफ पे जो है इंजीनियर्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ना, आईआरसी के स्पेशल कोड्स होते हैं, या तो आईआरसी नाम से मिलेंगे या फिर आईआरसी एसपी नाम से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, इस वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए। इसके अलावा हमने दोस्तों पहले भी प्रीवियसली जियो टेक्निकल और स्ट्रक्चरल पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है और हाईवे इंजीनियर्स के लिए बनाई हुई है, उनको जाकर के देखिए। उसको आप जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सिविल इंजीनियर्स की भी प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। उस पर आपको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में एनालिसिस बताया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। उनके लिंक मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये IRC 6 हो गया, जैसे कि उसका काम क्या है, वो ये बताता है कि किसी बड़े लार्ज ब्रिज आप बनाने वाले हो, इसमें मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कहें तो व्हीकल अंडरपास, VUP, ठीक है, व्हीकल अंडरपास जो होता है वो जो बनाया जाता है, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। ठीक है, और ROBs होते हैं, ROBs इनकी फुल फॉर्म को जानिए और इनके बारे में पढ़िए कि ROB क्या होता है, ये इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये कहाँ पे बनाया जाता है, किस स्ट्रक्चर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो उसको बनाने के क्या प्रोसीजर्स, स्टेप्स होते हैं, उनसे रिलेवेंट कोड्स कौन से होते हैं, उसको भी पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में, तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। देखिए IRC 6 का बताया मैंने लोड कॉम्बिनेशन के लिए। IRC 112 जो होता है ना, मेजर ब्रिजेस हो गए, माइनर ब्रिजेस हो गए, इनका जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की जाती है तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कॉन्क्रीट ब्रिजेस के नाम से कोड है। अभी हम आगे और बात करेंगे। IRC 13 है, जैसे 13 जो होता है ना दोस्तों, कलवर्ट होता है, छोटे ब्रिजेस होते हैं, उसको कलवर्ट बोलते हैं, जो 6 मीटर की लेंथ से कम के होते हैं। तो 6 मीटर से कम लेंथ के ब्रिजेस को जो है कलवर्ट बोलते हैं, वहाँ पे IRC 13 का यूज़ होता है। कुछ कंपनियां माइनर ब्रिजेस में भी इसकी गाइडलाइंस का यूज़ करती हैं। इसके अलावा दोस्तों IRC 21, IRC 22 और 24 ये भी इंपॉर्टेंट कोड है। इनमें से कुछ जो है स्टील और कंपोजिट टाइप के ब्रिजेस बनते हैं ना, उनसे भी डील करते हैं। ठीक है, तो आप जितना स्टडी कर सकते हो इन कोड्स की स्टडी करो। और दोस्तों इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप जो है इन सबको डाउनलोड करके रखें, जिस भी क्षेत्र में आपको काम करना हो। अगर आपको लगता है आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो आपको स्ट्रक्चरल के कोड्स पे फोकस करना है, इन सब पे। ठीक है, जब आप इन कोड्स की बात करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इनके जो सब लेवल के कोड्स हैं, इनसे निचले लेवल के कोड्स हैं, या इनमें जो डीप आपको नॉलेज अक्वायर करनी होगी, उन कोड्स की का जिक्र, उन कोड्स के बारे में भी आपको इन्हीं कोड्स के अंदर मिल जाएगा। तो आपको कोड्स के अंदर कोड्स के अंदर कोड्स मिलते जाएंगे, जिससे आपको पता चलता जाएगा आपका रास्ता क्या है और रास्ता बनाना कैसे है। ठीक है, जैसे आपने शुरुआत की यहाँ इस पॉइंट से, और ये पॉइंट शुरुआत होती है IRC 6 से। तो IRC 6 के बारे में जब पढ़ोगे तो IRC 6 के बारे में पढ़ने के साथ में आपको दोस्तों IRC 6 पढ़ने के साथ में IRC 112 का भी पता चल जाएगा। IRC के और इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोड्स हैं उनका भी पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको हाईवे, जियोटेक के कोड्स का भी पता चल जाएगा। टनल्स का एरिया होगा तो टनल से रिलेटेड कोड्स का भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपकी नॉलेज ब्रॉड होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कोड है दोस्तों वो है मोर्थ। ठीक है, मोर्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई कोड नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड्स का जो होता है। ठीक है, मोर्थ, ठीक है, ठीक है, मोर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका कोड है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसके अकॉर्डिंग जो है साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन होता है। चाहे हाईवे हो, हाईवे के बीच में ब्रिज हो, उसका एग्जीक्यूशन होता है। काफ़ी अच्छे से जो है ये बहुत क्लियर डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन देता है। इसको मोर्थ को पढ़ने के बाद भी आपको जो है इन सब कोड्स की पूरी नॉलेज हो जाएगी। ये इतना अच्छा कोड है मोर्थ अपने आप में। मोर्थ 2013 करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मोर्थ 2013 जो है उसकी स्टडी कर ली एक बारी तो आप
की नॉलेज इतनी वाइड और डायनेमिक हो जाएगी कि आपको पता रहेगा कि मटेरियल इंजीनियर क्या काम करते हैं, हाईवे, स्ट्रक्चर, जियो टेक्निकल, टनल्स, हाइड्रोलिक, सब तरीके के इंजीनियर्स का क्या रोल होता है, कैसे काम करते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर्थ के अलावा अगर आप स्पेसिफिकली क्षेत्र में घुसना चाहते हो जैसे स्ट्रक्चर में, तो आपको IRC 6, IRC 112, IRC 13, 21, 22, 24 इनको पढ़ना चाहिए, इनकी स्टडी करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट कोड है इसमें दोस्तों हाईवेज का। ठीक है, हाईवेज के बहुत सारे कोड चलते हैं क्योंकि हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट और ब्रॉड सेक्टर होता है। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में एमटेक करना एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इसमें आप जो डिटेल में और फिर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो, वो आप ओपन रोड नाम से सॉफ्टवेयर है, आप जो है सिविल 3D सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करोगे। स्ट्रक्चर में होंगे तो आप जो है मिडास का यूज़ करोगे। मिडास, इसके बारे में शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो, थोड़ा सर्च करके पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। और जो भी चीज़ें बताई जा रही है इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको भविष्य में ध्यान रहेगा कि मिडास एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, स्टेड प्रो जो है एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हाईवे इंजीनियर होगा तो उसके लिए जो है दोस्तों सिविल 3D एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आप जब कंपनी में काम करते हो तो आ जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो नॉलेज है ये आपको अक्वायर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अब जैसे IRC SP जो हाईवे के कोड्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है IRC 19 डील करता है कि किसी प्रोजेक्ट है उसकी DPR कैसे बनती है, उस DPR को बनाने के लिए कौन कौन से सर्वे होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आपको उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, या आप जो है जाकर के वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आप जो पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें इनके बारे में पिछले लास्ट 7-8 वीडियोस को देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ। IRC SP 20 होता है, तो वो पूरा रूरल रोड्स होते हैं उससे डील करता है। ग्रामीण इलाकों में किस तरह से रोड बनाने हैं, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उसका पूरा अध्ययन जो है IRC 20 में होता है। और IRC SP 19 में जो होता है, IRC जो 19 है उसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा सर्वे बताता है प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उसका पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताता है। इसी तरीके से हाईवे के और भी इंपॉर्टेंट कोड्स हैं दोस्तों, जैसे कि IRC 48 हो गया, ये हिल रोड से डील करता है। हिल साइड के जो रोड्स होते हैं उस सब से जो है ये डील करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है हिल एरियाज में काम कैसे करना है उसकी बात करेगा ये कोड, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों IRC 84 होता है, ये आपको समझाएगा कि 4 लेन रोड्स कैसे बनते हैं। 2 लेन टू 4 लेन रोड्स का जो है ये एक स्टैंडर्ड कोड होता है। इसी तरह से IRC 87 होता है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट जो हाईवे की जियो मैकेनिक्स होती है, ठीक है, जियोमेट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, उनसे डील करता है। ठीक है, IRC 99 होता है, वो एक्सप्रेस वे से डील करता है। एक्सप्रेस वे कैसे बनते हैं, 6 लेन टू एक्सप्रेस वे के कोड कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब कोड्स का अपना अपना एक प्रोसीजर है, और उसमें बताया जाता है किस तरीके से आपको 2 लेन रोड, 4 लेन रोड, 2 लेन हो या फिर 4 लेन हो रोड, वो कैसे बनाए जाते हैं, आपको उससे डील करता है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो कोड है वो ये है कि हाईवे इंजीनियर्स के लिए 23, 35, 37, 38, 52 और 58 ये सब इम्पोर्टेंट कोड है। इनके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, जिससे अगर आप में इंटरेस्ट होगा एक अच्छा हाईवे इंजीनियर बनने का, तो आपको जो है इन कोड्स की नॉलेज हो जाएगी। मैं चूंकि जियो टेक्निकल इंजीनियर हूँ तो ज़्यादा डिटेल्स में जो है जियो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हाईवे स्ट्रक्चर के बारे में समझना है तो आपको इन कोड्स को पढ़ना चाहिए। जियो टेक्निकल इंजीनियर हो तो आपको IRC 78 की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें फाउंडेशंस के बारे में बताते हैं। IRC जो 78 कोड है उसमें जैसे कि पाइल फाउंडेशन की डिज़ाइन कैसे होती है। पाइल के अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो
शेलो फाउंडेशंस भी होती है, जिसको हम ओपन फाउंडेशन भी बोलते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है, तो इसके प्रोसीजर्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या है बताया गया है एक जियो टेक्निकल इंजीनियर कैसे डिज़ाइन करता है, और क्या है उसमें एक ये भी आइडिया लग जाता है कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसे डिज़ाइन करता है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का डिज़ाइन करने का तरीका अलग होता है, जियो टेक्निकल का अलग होता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर बेसिकली ग्राउंड में कितनी एसबीसी वैल्यू मिलेगी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिलेगी, ये बताता है। या फिर पाइल का केस होगा, पाइल फाउंडेशन का, तो वहाँ पे बताएगा कि किस तरह से कितनी डेप्थ पे आपको एक्सियल कैपेसिटी मिलेगी। ठीक है, पाइल लोड कैपेसिटी भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्सियल कैपेसिटी बोलते हैं। ये सब IRC 78 में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके अलावा दोस्तों मोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देता है कि भाई किस तरह से एक सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं उसको। तो उसमें फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी होता है, उसके बाद में लैब में सैंपल कलेक्ट होकर के आता है। सैंपल कलेक्ट करने के लिए तरीका जो होता है ड्रिलिंग का होता है। तो ड्रिलिंग करते हैं तो उसको जो है बोरिंग करना बोलते हैं, बोरिंग होती है, और वो एसपीटी टेस्ट जो है वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा मोर्थ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सॉइल है, सॉइल के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे IRC 75 होता है, हाई एम्बैंकमेंट से रिलेटेड कोड होता है। आपने ऊंचे ऊंचे एम्बैंकमेंट देखे होंगे, तो ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर देखे होंगे जो सिर्फ सॉइल से बने होते हैं। जैसे कि फ्लाईओवर में जो है आप देखोगे अंदर मिट्टी की फिलिंग हो जाती है, सॉइल की फिलिंग हो जाती है अंदर, और साइड में जो है दोस्तों आप देखोगे ऊंचे एम्बैंकमेंट जब होते हैं ना, तो इस तरीके से बने होते हैं। वो ये स्लोप पे होते हैं, कुछ ना कुछ स्लोप होता है इनका। ठीक है, ये थोड़ा आज पेन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए। जो स्लोप होते हैं ना वो इस तरीके के बने होते हैं, तो इनको बोलते हैं हाई एम्बैंकमेंट। हाई एम्बैंकमेंट आमतौर पे 10 मीटर हाइट के होते हैं, और 10 मीटर हाइट के जो एम्बैंकमेंट होते हैं उनको जो है से ज़्यादा हाइट के या 15 मीटर से ज़्यादा हाइट के एम्बैंकमेंट को हाई एम्बैंकमेंट कहते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो डिज़ाइन है आपको IRC 75 में मिलेगी। IRC 75 को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों एक कॉमन जनरल कोड है जो सबको पढ़ना चाहिए, वो है IRC 5। मैंने इसके बारे में जियो टेक्निकल में डाला हुआ है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये IRC 5 जो है स्ट्रक्चर, हाईवे, जियोटेक, टनल, हाइड्रोलिक्स सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक गाइडलाइंस दे रखी है, जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। IRC 102 जो होता है आरी वॉल से रिलेटेड है। आरी वॉल क्या होती है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आरी वॉल्स आपने देखी होगी, जो भी दोस्तों इसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल्स। रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल्स जो होती है IRC 102 उससे डील करता है। रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल्स में बेसिकली दोस्तों बताया जाता है किस तरीके से जो एक ब्रिज बना होता है ना, ब्रिज के पीछे का एरिया होता है। जैसे मान लो ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ है ना, अब उस ब्रिज के पीछे का भी कुछ एरिया होगा, ठीक है, जिसमें अर्थ की फिलिंग होती है, अर्थ की फिलिंग होती है। तो यहाँ पे आपने जो है मॉड्यूलर ब्लॉक्स लगे हुए देखे होंगे साइड में, वो आरी वॉल्स होते हैं कई बार। ठीक है, तो इसमें क्या है आरी वॉल्स का की पूरी डिज़ाइन होती है, कई कई लेंथ तक जो है आरी वॉल्स चल रही होती है। ठीक है, आमतौर पे आरी वॉल्स का यूज़ जो है आपने देखा होगा, बाईपास से गुजरते हो तो आपको आरी वॉल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी हाइट पे जाकर के जो है एम्बैंकमेंट टाइप के ही होते हैं ये भी स्ट्रक्चर, लेकिन क्या है आरी वॉल्स और एम्बैंकमेंट में फ़र्क ही होता है। आरी वॉल्स का स्लोप जो होता है 90 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, वो 90 डिग्री एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन मोर देन 70 डिग्री होता है। ठीक है, मोर देन जब 70 डिग्री की बात आती है तो हम जो है उसको आरी वॉल्स कहते हैं। मोर देन 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री हो जाता है तो हम स्लोप। ठीक है, जब इस तरीके की खड़ी वॉल्स होती है ना, जो रिटेनिंग वॉल होती है, पीछे अर्थ भरी हुई होती है, ठीक है, तो उसको जो है आरी वॉल बोलते हैं। इस तरीके से जो है इनके अंदर रेनफोर्समेंट भी डले होते हैं। जब आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे आरी वॉल्स के बारे में तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉड्यूलर ब्लॉक होते हैं जो लगे हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और भी कोड है, जैसे IRC 114 है। 114 जो है सिस्मिक कोड है दोस्तों, जो कि सिर्फ जियो टेक्निकल इंजीनियर को ही नहीं, लेकिन हाईवे और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को, हाइड्रोलिक्स, टनल इंजीनियर्स को, सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छे जियो टेक इंजीनियर को रॉक के सभी कोड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रॉक के कोड्स कौन से होते हैं, तो रॉक के कोड जो है फिर
अंदर घुस जाते हैं, हम थोड़ा डिटेल में चल जाते हैं। तो आईएस कोड्स होते हैं, आईएस कोड्स होते हैं जिनमें रॉक के कोड्स होते हैं जिनका जिक्र होता है। जैसे अगर शेलो फाउंडेशन है, रॉक के केस में आपको शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए 12070 कोड होता है, वो यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कोड्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तब जाके आप एक बेहतर इंजीनियर बन पाते हो। सिर्फ पढ़ने ही नहीं होते हो, उनको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो ये एग्जीक्यूशन का काम जो होता है ना, जब आप किसी अच्छी कंसल्टेंट कंपनी में काम करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और जैसे छोटी कंसल्टेंट कंपनी से भी काम करना शुरू करोगे तो भी दोस्तों आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। छोटी कंपनीज में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और जब बड़ी कंपनीज में जाते हो, एमएनसी कंपनीज में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप स्पेशलिस्ट बनते हो, ज़्यादा अच्छे स्पेशलिस्ट बनते हो। जैसे पक्के जियो टेक्निकल इंजीनियर बनोगे, ठीक है, या पक्के हाईवे इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर या टनल एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका रोल होता है वहाँ पे। अब देखो दोस्तों, टनल्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। IRC SP 91 और 99 को पढ़े, मैंने खुद ने स्टडी किया। IRC 91 बहुत अच्छा कोड है, बहुत बढ़िया से इसमें टनल्स का प्रोसेस क्या होता है, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है, एक हाईवे इंजीनियर के लिए जो टनल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए क्या होनी चाहिए, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर होगा उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबके बारे में बताया हुआ है। तो क्या होता है कि जो जियोटेक इंजीनियर होगा वो जियो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा इसको, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा। ठीक है, जो हाईवे इंजीनियर होगा वो हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से टनल की डिज़ाइन को पढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से मोर्थ है, मोर्थ में भी टनल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसमें क्या बताया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर क्या होती है, इसकी स्टेप्स क्या होती है, ये समझ में आना चाहिए, तब आप अच्छे टनल इंजीनियर बनोगे। ठीक है, इसके अलावा रॉक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छे टनल इंजीनियर को अच्छी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी आनी चाहिए। जियोलॉजी समझ में आनी चाहिए। जियोलॉजी बेसिकली रॉक की मॉर्फोलॉजी से डील करती है। ठीक है, रॉक किस टाइप की है, ठीक है, रॉक का क्या नेमिंग है, रॉक की क्वालिटी क्या है, रॉक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टनल्स के केस में। इसके अलावा टनल्स में बहुत सारी डिज़ाइन होती है, टेम्पररी सपोर्ट्स होते हैं, उनकी डिज़ाइन होती है। तो टनल एक अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सेक्टर होता है, तो आपको इन कोड्स की समझ होनी चाहिए। 91 स्पेशली, और 99 में एक्सप्रेसवे के केस में भी कई जगहों पे अच्छे ब्रॉड एक्सप्रेसवे बनाने हैं, तो उस केस में जो है टनल्स की जो है काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए टनल्स बनाना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक्स के लिए IRC 89। दोस्तों IRC 89 बहुत अच्छा कोड है, इसमें जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क कैसे होता है उसकी नॉलेज मिलती है। ठीक है, हाइड्रोलिक इंजीनियर्स जनरली ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे इरिगेशन के एरिया की DPR डिज़ाइन होती है, कैनाल बनानी है, डैम्स बनाने हैं, उनकी नॉलेज एक अच्छे हाइड्रोलिक इंजीनियर को होती है। ठीक है, एक मटेरियल इंजीनियर है, ये एक अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट सेक्टर होता है। एक अच्छे मटेरियल इंजीनियर को सीमेंट की नॉलेज अच्छी होती है, सॉइल, कंक्रीट, एग्रीगेट, स्टील और वैरायटी ऑफ मटेरियल होते हैं, सैंड होगी जैसे, तो सबकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है मटेरियल इंजीनियर्स को। तो मटेरियल इंजीनियर्स आमतौर पे किसी बड़ी सॉइल टेस्टिंग लैब में या जो NABL लैब्स होती हैं उसमें वर्क कर रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों QA QC इंजीनियर्स होते हैं। QA QC ये इंजीनियर्स बेसिकली मटेरियल इंजीनियर्स ही होते हैं, ये एक प्रोफाइल बनती है QA QC की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए, ये प्रेजेंटेशन था, ये तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट IS कोड्स। जैसे एग्रीगेट के अपने कोड्स होते हैं, तो मटेरियल इंजीनियर ज़्यादा डील करता है इन चीज़ों से, लेकिन एक जियोटेक्निकल इंजीनियर को भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी डीलिंग जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एग्रीगेट, सीमेंट, कंक्रीट, इनसे भी डीलिंग होती है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी बेसिक तौर पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोड चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कंक्रीट के कोड्स हो गए ये बता रहा हूँ। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वाटर कोड होते हैं, तो ये भी जो है एक अच्छी NABL लैब में
कंस्ट्रक्शन वाटर के कोड की ज़रूरत पड़ती है। जियो सिंथेटिक्स के कोड जियो टेक्निकल इंजीनियर्स से ज़्यादा डील करते हैं। इसमें जियो सिंथेटिक्स में जियो टेक्निकल डिज़ाइंस कैसे होती हैं उसकी बात होती है, ठीक है। तो अभी हम इसको और डिटेल में अंदर जाके घुसेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम हाईवे के जो IRC कोड्स हैं उनको देखेंगे। इसमें जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल कोड्स हैं, इनकी चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेट्रो के कोड्स अलग चलते हैं, मोर्थ के कोड्स हैं। मोर्थ अपने आप में एक कोड है। मोर्थ की बहुत सारे सेक्शंस है जो आपके काम के सेक्शन होते हैं, आपको उनको चूज करना होता है, उनको पढ़ना होता है। जैसे कि सेक्शन 1100 मेरे लिए वो बहुत काम का रहता है क्योंकि पाइल फाउंडेशन से डील करता है। या सेक्शन 400 सब बेस शोल्डर जो पेवमेंट होते हैं उनकी डिज़ाइन कैसे होती है, उसमें जो है क्या मटेरियल डलेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस मटेरियल की, वो सब दिया हुआ है। सेक्शन 200 में अर्थवर्क कैसे होता है, उसका इरोजन ड्रेनेज, इसके बारे में बात होती है। जैसे सेक्शन 1200 है, वेल फाउंडेशन से डील करता है। अब देखिए मोर्थ, इसके अलावा देखो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेक्शन 2400 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा मोर्थ स्पेसिफिकेशन 2013 है। अब आप इसको जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली खेल क्या है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये इतना बड़ा कोड है, कुल मिलाकर के ये 900 पेज का कोड है, ठीक है। तो 900 पेज का कोड मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, और देखो जो जिसको रुचि होगी वही पढ़ेगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मैंने मेल IDs मेंशन की हुई है, लिंक्डइन अकाउंट मेंशन किया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट होइए, मुझसे बात करेंगे। आपका क्या डाउट है मैं आपका डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे दोस्तों आप मेरे यूट्यूब मेल ID दे रखी है, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पूरा एक डिटेल में मोर्थ है, ये स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताया गया है। हर एक चीज़ प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि जो हाईवेज में काम आता है, ठीक है। सब बेस शोल्डर, इसकी डिटेलिंग है, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। आपको पढ़ना होगा, आपकी नॉलेज, आपकी सीखने की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। हाईवे इंजीनियर हो तो फिर ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स, मार्किंग्स, इसके बारे में पढ़ोगे। कोई जियो टेक्निकल इंजीनियर नहीं पढ़ेगा इसको ज़्यादा उतना डिटेल में, ठीक है। उसको कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी नहीं लेना देना। मटेरियल की बात होगी तो जियोटेक इंजीनियर के भी थोड़ा काम आएगा, लेकिन मटेरियल इंजीनियर के ज़्यादा काम आएगा। पाइल फाउंडेशन होगी तो पाइल फाउंडेशन को जियोटेक इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर ज़्यादा पढ़ेगा, वेल फाउंडेशन को पढ़ेगा, समझेगा इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है उसका। जियोटेक्निकल इंजीनियर तो स्ट्रक्चर और सोइल का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, और एक स्ट्रक्चर का लोड, एक सोइल का जो प्रोफाइल है, उसका जो स्ट्रेटा है वो सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा डील करता है एक जियोटेक्निकल इंजीनियर। जबकि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है उसकी पूरी डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत क्लासिकल सेक्टर है, लेकिन उन लोगों को ही चूज़ करना चाहिए जिनको पढ़ने का शौक हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिकी होता है, टफ होता है, लेकिन जो चीज़ टफ होती है उसी में मज़ा भी होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जियोटेक्निकल, हाईवे और स्ट्रक्चर, ये तीनों जो है पढ़ने में भी थोड़े से टफ होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, लेकिन करियर में पैसा भी अच्छा है इन्हीं में मिलेगा। देखो हर जगह तो पैसा मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। अगर आप सोचो तो छोटा मोटा लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन बन के किसी एक प्रोफाइल पे काम करने से बहुत ज़्यादा पैसा मिले, इसका मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ। लेकिन आपको लगातार सीखते रहने का, इनकलकेट करने का प्रोसेस होता है, अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। तो ये जो है मोर्थ है, मोर्थ बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा है, बेसिकली सबसे डील करता है। मोर्थ आपको पूरा रोड मैप दे देता है कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज है, इसके काम होते हैं, काम करने का क्या प्रोसीजर है, पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इवन बेरिंग्स तक बता रखी है कि ब्रिज के नीचे बेरिंग कैसे लगेगी, कौन सी लगेगी, सब कुछ दे रखा है। ओपन फाउंडेशन, सब सरफेस, ठीक है, कंक्रीट, सब स्ट्रक्चर, आपको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में भी है, हाइड्रोलिक्स इंजीनियर इसको पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक्सपांशन जॉइंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो हाईवेज में
या फिर जो एग्जीक्यूशन करता है, जो साइट इंजीनियर होता है, उसको भी पढ़ना चाहिए। उसके लिए भी बहुत अच्छा नॉलेजेबल सोर्स है, ठीक है। एक कलवर्ट्स कैसे होता है, कलवर्ट की डिज़ाइन कैसे होती है, पाइप कलवर्ट क्या होता है, ये सब दे रखा है, ठीक है। रेनफोर्स्ड अर्थ जो आरी वॉल्स की बात कर रहा था, इसके बारे में भी बेसिक दे रखा है। सोइल नेलिंग क्या होती है, इसके बारे में भी, ये सब जियोटेक्निकल इंजीनियर के काम है। सोइल नेलिंग की डिज़ाइन करना, रेनफोर्स्ड अर्थ की डिज़ाइन करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है एक अच्छा जियोटेक्निकल इंजीनियर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी पढ़ता है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज सब चीज़ों की रखता है ना, तो अच्छा रहता है, ठीक है। जिसको बिल्कुल ऑफशोर इंजीनियरिंग की साइड जाना हो तो दोस्तों मैंने इनको भी डाउनलोड किया। तो ऑफशोर के लिए जो है अमेरिकन कोड्स चलते हैं, तो यहाँ पे कई सारे अमेरिकन कोड्स लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट होता है जिनको इतनी समझ होती है या इतना नॉलेज होती है कि ऑयल एंड गैस क्षेत्र में कैसे पहुँचा जाता है, उसमें काम कैसे करना है, और उसमें कैसे इंजीनियर बना जाता है, एक ऑफशोर इंजीनियर कैसे बना जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा स्ट्रक्चरल या जियोटेक्निकल इंजीनियर का बहुत रोल रहता है ऑफशोर इंजीनियरिंग में, ऑफशोर के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर बनाना हो तो आप इन कोड्स को पढ़ें। अदर कुछ कोड्स भी हैं, मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने डाउनलोड करके रख रखे हैं। कुछ कोड्स हैं जो मेरे काम आते हैं, कुछ कोड्स काम नहीं भी आते हैं, लेकिन क्या है कि आपको सीखते रहना है, जानते रहना है, तो आपको आगे बढ़ते रहना है, तो आपको इन कोड्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे रेलवे के कोड्स हैं, रेलवे के कोड्स जो हैं बहुत सारे हैं, जैसे ब्रिज की गाइडलाइंस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डाउनलोड की हुई है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके अंदर खुद एक सीखने जानने की भूख होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो आप बहुत आगे जाओगे। जियो टेक्निकल कोड्स की गाइडलाइंस है यहाँ पे रेलवे कोड्स में, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काम के थे, मैंने वो डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है। रेलवे के कोड्स हो गए, इसी तरह से मेट्रो के कोड्स हैं, ठीक है। मेट्रो के भी कोड्स हैं, ठीक है। मेट्रो की कई सारी रिपोर्ट्स हैं, वो डाउनलोड कर रखी है। जैसे चेन्नई की रिपोर्ट थी, मैं देख रहा था, डिटेल्ड चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो ये मेरे को ऑनलाइन इंटरनेट पे ही मिल गई थी, ठीक है, सर्च करने पे मिल गई थी, तो मैंने डाउनलोड किया। अब मैं इसको पढ़ सकता हूँ जब भी मुझे समय मिलेगा। तो मैं क्या है, सीखने की बात है, अगर आप में सीखने जानने की रुचि है तो आप जो है इस तरह से की रिपोर्ट्स देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी क्या काम करती है, एक कंपनी के अंदर कितने तरीके के काम होते हैं, कितने तरीके के इंजीनियर्स होते हैं, सब लोग मिलकर के अपनी अपनी स्टडी एनालिसिस करते हैं, और फिर फाइनली ये रिपोर्ट के फॉर्म में जो है इस तरीके से बदली जाती है, फिर जाकर के ये पूरा मेट्रो का डीपीआर बनता है, ठीक है। तो आपको मेट्रो के क्षेत्र में काम करना है तो आप इस तरीके के डीपीआर बनाओगे। तो आपको देखो, पढ़ना सीखने की रुचि होनी चाहिए, और जानने की इच्छा जो है आपको आगे बढ़ाती है। देखो कुछ स्ट्रक्चर के सोइल कोड्स, रॉक कोड्स बताता हूँ मैं आपको। रॉक में बहुत सारे कोड्स चलते हैं, ये सब आईएएस कोड्स हैं। अब मैं हर एक में अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट कोड है, जैसे 8764 है, उसमें पॉइंट लोड इंडेक्स का टेस्ट होता है, ठीक है। यूसीएस का टेस्ट 9143 में यूसीएस ऑफ रॉक, इसका टेस्ट होता है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड है ये टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा रॉक मास की क्वालिटी क्या है, रॉक मास का डेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है, उसके लिए आईएस कोड 11315 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। अगर आपको शेलो फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है तो आईएस 12070 है, इसको पढ़ना चाहिए। आपको स्लोप मास रेटिंग समझनी है तो 13365 के पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह से पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा रॉक मैकेनिक्स की कई सारी बुक्स हैं मेरे पास में, और रॉक इंजीनियरिंग के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये वही कर सकता है जिसको आगे बढ़ना है, जिसको सीखना है, जिसको जानना है, वो क्लियरिटी ला सकता है। इसी तरह सोइल से रिलेटेड कोड्स हैं दोस्तों, यहाँ पे सोइल के कोड्स हैं 2720 के पार्ट 1 to 40 तक सारे लैब टेस्ट प्रोसीजर दिए हुए हैं, किस तरह से सोइल पे डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट हो, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, डेंसिटी, सब चीज़ों का जो है बताया गया है, ठीक है। सोइल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज जो है यहाँ पे मिलेगी। एसपीटी टेस्ट करना है तो 2131 का पार्ट है, आईएस 2131 है, वो एसपीटी टेस्ट स्टैंडर्ड जो है पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ये कैसे होता है, इसका प्रोसीजर दे रखा है। इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे और भी कोड्स हैं जो कि एक जियोटेक्निकल इंजीनियर से डील करते हैं, जैसे कि 1888 जो है ये है प्लेट लोड टेस्ट से डील करता है, आईएस
1888 डालोगे तो प्लेट लोड टेस्ट आएगा। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर से ऐसे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि IS 4968 है, ठीक है, IS, ठीक है, 4434 हो गया, 4453 हो गया, ये सब बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, जिनकी नॉलेज होगी। ये सॉइल कोड्स में आपको बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रक्चर के कोड्स हैं, तो स्ट्रक्चर में कोड लिमिटेड है, लेकिन कोड जो है बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, ट्रिकी कैलकुलेशंस होती हैं। जब आप पढ़ोगे इनको, चलो मैं आपके लिए खोल देता हूँ, IRC 6 है। IRC 6 में क्या है, SP 6 बोलते हैं इसको, ठीक है, IRC 6 नाम से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस। इसमें लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन है, तो इसमें पूरा बात ही यही की गई है किस तरह से आपको ब्रिजेस है उसको बनाओगे, तो उसमें लाइव लोड, डेड लोड, इनकी कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है, बायंसी, ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जा करके एक ब्रिज इंजीनियर बोलो या स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रोफाइल बनती है आपकी, और आप जो है आगे बढ़ते जाते हो। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको IRC 6 को, तब जाके आप एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनोगे। या IRC 112 पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कंक्रीट रोड ब्रिजेस से डील करता है, कंक्रीट के रोड ब्रिजेस है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको पहले पेज पे ले चलता हूँ, वहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। कंक्रीट का प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट रोड ब्रिजेस, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर कंक्रीट के रोड ब्रिजेस। तो जितने भी कंक्रीट के मेजर माइनर ब्रिज होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से अच्छी हो, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना बहुत अच्छा सेगमेंट है, काम करना चाहिए। मैंने काम किया है उन लोगों के साथ में, बहुत शानदार काम करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर में जो है बड़े बड़े ब्रिजेस में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग करने वाला डिपार्टमेंट पूरा अलग होता है, ड्राफ्टिंग करने वाले लोग अलग होते हैं, उनका काम अलग रहता है। ड्राफ्टिंग एक पूरा अपने आप में एक अलग सेक्टर होता है, ठीक है। तो देखो अच्छी कंपनीज जो होती है ना, उसमें ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है, उसमें डिज़ाइन का काम करते हो, चाहे जियो टेक्निकल डिज़ाइन हो, चाहे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो, चाहे हाईवे डिज़ाइन हो, चाहे हाइड्रोलिक डिज़ाइन हो, चाहे कोई और अदर टाइप ऑफ डिज़ाइन हो, आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है। आप जो है ड्राफ्टिंग वाले जो है काम है वो बीटेक इंजीनियर्स भी कर लेते हैं, या डिप्लोमा इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट, लेकिन हाँ ड्राफ्टिंग अपने आप में एक अलग करियर है। अगर आपको बनाना है, ऑटोकैड सीखिए, ऑटोकैड से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो। देखो अब इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ चीज़ें जो लास्ट में बची खुची है, ठीक है। जैसे स्टील के कोड्स हैं, उसको पढ़ना है जिसको मटेरियल इंजीनियर बनना है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 1786 IS 1786 बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कोड्स होते हैं जो स्टील से डील करते हैं, ठीक है। जैसे HT स्ट्रैंड, ये बहुत यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे, तो IS कोड 14268 है, इसकी नॉलेज होना चाहिए। HT स्ट्रैंड क्या होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अब टनल का कोड है, टनल के में मैंने बहुत सारे डाउनलोड कर रखे हैं, क्योंकि मेरी डीलिंग होती है टनल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो मुझे जो है काफ़ी नॉलेज रखनी होती है टनल्स की। तो टनल्स के फिर स्पेसिफिक कोड्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें टनल वर्क का सेफ्टी कोड हो गया तो IS कोड 4756 हो गया, ठीक है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन IS कोड 4880 हो गया, ठीक है। तो टनल सपोर्ट के लिए IS 4880 ये कोड यूज़ में आता है। तो आपको इस तरह से जो है टनल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टनल्स का पूरी रिपोर्ट्स आपके पास में होनी चाहिए। किसी कंपनी की रिपोर्ट्स ना मिले तो आप जो है डायरेक्ट सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर। गूगल पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो पड़ी हुई हैं, आप उनको पढ़ें तो समझ आपकी डेवलप होगी, और जितनी समझ डेवलप होगी उतना आप बेहतर होते चले जाओगे डे बाई डे, ठीक है। और जितना बेहतर होते जाओगे उतना पैकेज बढ़ता जाएगा। आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग को सामने वाला फट से पकड़ लेता है, यूँ चुटकियों में पता चल जाता है कि इस बंदे को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला होगा दोस्तों। और वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।